नमस्कार। आज हम संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन शायद कम सुने जाने वाले प्रावधान पर बात करेंगे, अनुच्छेद 360 यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपात। तो सबसे पहले ये होता क्या है? अनुच्छेद 360 का मतलब क्या है? देखिए, ये मूल रूप से राष्ट्रपति को दी गई एक शक्ति है। अगर राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाता है, मतलब वो इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं, संतुष्ट, हाँ, कि भाई ऐसी स्थिति आ गई है जिससे भारत या उसके किसी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या कहें कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट उसको खतरा है। अच्छा, मतलब देश की आर्थिक सेहत अगर खतरे में लगे। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में वो इसकी घोषणा कर सकते हैं। उद्देश्य यही है कि केंद्र सरकार कुछ असाधारण कदम उठा सके देश की वित्तीय सुरक्षा के लिए। लेकिन ये जो राष्ट्रपति की संतुष्टि है, इसका आधार क्या होता है और क्या इस संतुष्टि को कहीं चुनौती दी जा सकती है कोर्ट में जैसे? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, एक समय था 1975 में 38वां संविधान संशोधन हुआ। हाँ, इमरजेंसी के दौरान। जी, उसने ये कह दिया था कि राष्ट्रपति की ये जो संतुष्टि है ये फाइनल है, इस पे कोई सवाल नहीं उठा सकता, कोई अदालत भी नहीं। ओह अच्छा। लेकिन फिर 1978 में 44वां संशोधन आया, उसने इस प्रावधान को हटा दिया। तो आज की स्थिति यह है कि राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है। मतलब अब कोर्ट पूछ सकती है कि आप किस आधार पर संतुष्ट हुए? हाँ बिल्कुल, कोर्ट ये देख सकती है कि क्या संतुष्टि का कोई तार्किक, कोई रैशनल बेसिस था या नहीं। ठीक है, ये तो हुई घोषणा के आधार की बात। अब मान लीजिए घोषणा हो गई, राष्ट्रपति संतुष्ट है, न्यायिक समीक्षा भी हो गई, तो फिर आगे क्या? संसद का क्या रोल है इसमें? देखिए, घोषणा जारी होने के 2 महीने के अंदर इसे संसद के दोनों सदनों से पास कराना होता है। दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा? हाँ, दोनों से, और वो भी साधारण बहुमत से। मतलब जितने सदस्य उपस्थित हैं और वोट कर रहे हैं, उनमें से आधे से ज्यादा का समर्थन चाहिए। अच्छा, साधारण बहुमत, ठीक है। और अगर मान लीजिए घोषणा हुई और लोकसभा भंग है या 2 महीने पूरे होने से पहले ही भंग हो जाए, तब? हाँ, ये स्थिति भी हो सकती है। तो ऐसे में जब नई लोकसभा चुनकर आती है तो उसकी पहली बैठक से 30 दिन के अंदर उसे ये प्रस्ताव पास करना होता है। सिर्फ 30 दिन? जी, 30 दिन। लेकिन इसमें एक शर्त है कि इस दौरान राज्यसभा ने इसे पहले ही मंजूरी दे दी हो। समझ गए। तो एक बार दोनों सदनों ने मंजूरी दे दी, फिर ये कब तक चलता है? क्या इसे बार बार रिन्यू कराना पड़ता है संसद से? हाँ, जैसे इमरजेंसी लग रही है, वैसे ही 3 साल के बाद इसे दोबारा संसद में लाना पड़ता है, और ये भी तय होता है कि क्या ये जारी रहना चाहिए या हटा देना चाहिए। नहीं, यही एक बड़ा फर्क है। राष्ट्रीय आपातकाल से अलग वित्तीय आपातकाल एक बार संसद से अनुमोदित हो गया तो वो अनिश्चित काल तक लागू रह सकता है। अनिश्चित काल तक मतलब कोई तय सीमा नहीं? वही तय सीमा नहीं, जब तक कि राष्ट्रपति खुद इसे वापस लेने की घोषणा न कर दें। इसे जारी रखने के लिए बार बार संसद की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ती। और इसे वापस लेना भी आसान है? हाँ, राष्ट्रपति किसी भी समय एक दूसरी घोषणा करके इसे रद्द कर सकते हैं और इसके लिए संसद की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। अच्छा, तो ये तो हुई प्रक्रिया। अब आके इसके असर पर, जब वित्तीय आपातकाल लगता है तो असल में होता क्या है? क्या बदलाव आते हैं? इसके प्रभाव काफी दूरगामी हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि केंद्र की जो कार्यकारी शक्ति है वो राज्यों तक फैल जाती है। मतलब केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती है कि वो अपने वित्तीय मामलों में किस तरह के सिद्धांत अपनाएं, कैसे खर्च करें वगैरह। एक तरह से फाइनेंशियल डिसिप्लिन लागू करने का निर्देश। और मैंने सुना है कि वेतन और भत्तों में भी कटौती हो सकती है। जी हाँ, ये बिल्कुल संभव है। राष्ट्रपति निर्देश दे सकते हैं कि केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले सभी कर्मचारी या किसी खास वर्ग के कर्मचारी, सभी मतलब? हाँ, सभी या किसी वर्ग के, उनके वेतन और भत्तों में कमी की जाए। और इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज भी शामिल हो सकते हैं। क्या जजों की सैलरी में भी कटौती? ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, ये प्रावधान है, और यही चीज राज्यों के कर्मचारियों पर भी लागू की जा सकती है। राष्ट्रपति राज्यों को ऐसे निर्देश दे सकते हैं। और राज्यों के बजट का क्या? उस पर भी असर पड़ता है। राष्ट्रपति ये निर्देश दे सकते हैं कि राज्य विधानमंडल से पास होने वाले सभी धन विधेयक यानी मनी बिल्स या दूसरे वित्तीय विधेयक, उन्हें राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा जाए। यानी राज्य अपने पैसे कैसे खर्च करें, इस पर भी केंद्र की या कहें राष्ट्रपति की नजर रहेगी। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो वित्तीय आपातकाल के दौरान फाइनेंशियल मामलों में राज्यों पर केंद्र का लगभग पूरा नियंत्रण हो जाता है। ये तो वाकई असाधारण शक्तियां हैं। क्या कभी भारत में इन शक्तियों का इस्तेमाल हुआ है?
मतलब क्या कभी वित्तीय आपातकाल लगा है? ये जानना काफी दिलचस्प है कि आज तक भारत के इतिहास में अनुच्छेद 360 का इस्तेमाल कभी नहीं हुआ। कभी नहीं। 1991 के संकट के समय भी नहीं। तब तो हालत बहुत खराब थी। हाँ, 1991 में गंभीर आर्थिक संकट था, लेकिन तब भी वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया था। ये तो सचमुच सोचने वाली बात है। इतनी बड़ी शक्ति पर कभी इस्तेमाल नहीं हुई। हाँ, ये शायद यही दिखाता है कि इसे बिल्कुल आखिरी, बिल्कुल एक्सट्रीम उपाय के तौर पर ही देखा जाता है। तो आज हमने अनुच्छेद 360 के कई पहलुओं को समझा,